Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the leading constitutional case, that is Usif Patel versus the Crown PLD 1955 Supreme Court. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब मौलवी तमीजुद्दीन केस की जजमेंट आई और उसमें फेडरल कोर्ट ने कंट्री के अंदर 46 लॉज को इनवैलिड करार दिया कि वो तमाम लॉज जिन पर गवर्नर जनरल की एसेंट रिसीव नहीं हुई वो वैलिड नहीं है। सो गवर्नर जनरल की जो इमरजेंसी पावर्स थी उनको फेडरल कोर्ट के अंदर क्वेश्चन किया गया था यूसुफ पटेल वर्सेस क्राउन केस में। यूसुफ पटेल केस में क्या हुआ कि यूसुफ पटेल और उसके दो साथियों को लाड़काना के मैजिस्ट्रेट ने गुंडास डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ उनको ये कहा कि वो अपनी श्योरिटीज पेश करें। जब वो अपनी श्योरिटीज पेश नहीं कर सके तो उनको डिटेन कर दिया गया और उनको कन्फाइन कर दिया। अब उन यूसुफ पटेल और उसके साथियों ने अपनी कन्फाइनमेंट को सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी के अंडर सिंध चीफ कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि उनकी कन्फाइनमेंट इलीगल है। बट सिंध चीफ कोर्ट ने अपना ऑर्डर देते हुए ये कहा दैट देयर कन्फाइनमेंट इज लीगल। अब जब ये फैसला आया सिंध चीफ कोर्ट से तो यूसुफ पटेल और उसके दोनों साथियों ने फेडरल कोर्ट का रुख किया और वो फेडरल कोर्ट में अपील की तरफ गए। फेडरल कोर्ट में उन्होंने अपना क्या पॉइंट पेश किया कि ये जो हमारे पास सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट है 1952, उन्होंने इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए कहा कि ये लॉ नहीं है। ये जो सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 1952 है, इट्स नॉट अ लॉ। और ये जो एक्ट था ये गवर्नर जनरल ने सेक्शन 92A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इम्पोज किया था। इस सेक्शन 92A के ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्नर जनरल ने अपनी पावर्स को डिराइव किया था और ये जो सेक्शन 92A है ये ऐड किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945 के सेक्शन 9 के अंडर। अब इस सेक्शन में क्या चीज एक्सप्लेन की गई थी? इस सेक्शन में ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि वो कुछ एडाप्टेशंस एंड चेंजेस कर सकता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब इसमें इशू क्या था? वो किस पॉइंट पे जो है वो चैलेंज कर रहे थे? इसमें ये इशू था कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं एडाप्टेशन और चेंजेस करने की, जो एडिशन करने की, उसकी टाइम लिमिट है 31 मार्च 1948 तक एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। गवर्नर जनरल के पावर्स की टाइम लिमिटेशन क्या है? 31 मार्च 1948। लेकिन गवर्नर जनरल ने ये एडिशन कब की थी? उन्होंने जुलाई 1948 में की थी, यानी कि वो टाइम लिमिट एक्सीड कर गए थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 19 मार्च 1948 को थ्रू इंडियन अमेंडमेंट एक्ट 1948 इसके थ्रू उन्होंने इस टाइम लिमिटेशन को 31 मार्च 1948 से एक्सटेंड करके 31 मार्च 1949 तक कर दिया था। सेक्शन 9 के अंदर जो लिमिटेशंस थी उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब यहाँ एपिलेंट्स ने क्या पॉइंट उठाया? उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस अमेंडमेंट एक्ट को गवर्नर जनरल की एसेंट रिसीव नहीं हुई सो ये अल्ट्रा वायरस है, यानी कि सेक्शन 92A जो है वो अल्ट्रा वायरस है। सो अगर हम ये कहें कि सेक्शन 92A अल्ट्रा वायरस है तो सब्सिक्वेंटली जो सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट है वो भी अल्ट्रा वायरस है, उस पर भी गवर्नर जनरल की एसेंट रिसीव नहीं हुई और गवर्नर जनरल जो है वो अपनी पावर्स इस सेक्शन के थ्रू डिराइव कर रहे थे। सो अगर सेक्शन 92A अल्ट्रा वायरस है तो इसके थ्रू क्या हुआ? एपिलेंट्स ने ये कहा कि उनकी डिटेंशन, उनकी कन्फाइनमेंट भी इलीगल है। उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था। अब यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने अपने डिफेंस में क्या बात कही? एडवोकेट जनरल ने अपना डिफेंस पेश करते हुए कहा कि जो गवर्नर जनरल ने इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1959 इशू किया था उसके शेड्यूल के कॉलम 1 में ये बातें लिखी गई थी, उन तमाम एक्ट्स को मेंशन किया गया था जिन पर गवर्नर जनरल की एसेंट रिसीव नहीं हुई
और उसके कॉलम 2 में बाकायदा डेट्स मेंशन की गई थी और ये कहा गया था कि वो तमाम एक्ट्स जो कॉलम 1 में मौजूद हैं उनको इस डेट्स के अकॉर्डिंग ये समझा जाएगा कि इन तमाम लॉज पर गवर्नर जनरल की एसेंट रिसीव हो चुकी है और वो उस सब्सिक्वेंट डेट से वो तमाम लॉज इफेक्ट में हैं। अब यहाँ फेडरल कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन अराइज होंगे। सबसे पहली बात कि क्या गवर्नर जनरल एक ऑर्डिनेंस पेश करके तमाम इनवैलिड लॉज को वैलिडेट कर सकता है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये आया और क्या गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिट्रोस्पेक्टिवली एसेंट दे सकता है या नहीं। अब यहाँ फेडरल कोर्ट ने ये पॉइंट उठाया और उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी डिराइव कर रहे हैं वो सेक्शन 42 रेड विद सेक्शन 102A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू है। और सेक्शन 42 में ये बात लिखी है कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं ऑर्डिनेंस इशू करने की, उन पर वो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल सेम होंगी जो कि फेडरल लेजिस्लेचर पर होंगी। अब यहाँ उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि क्या फेडरल लेजिस्लेचर ये पावर रखती है कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 9 को अमेंड कर सके। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये एक प्रिंसिपल है कि अगर कोई सब्जेक्ट लेजिस्लेशन की पावर नहीं रखता तो वो वैलिडेशन की पावर भी नहीं रखेगा, क्योंकि वैलिडेशन इटसेल्फ एक लेजिस्लेशन है। सो फेडरल लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सके। फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि लेजिस्लेशन की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, ना कि फेडरल लेजिस्लेचर और गवर्नर जनरल। फर्दर उन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने ये कहा कि जो मौलवी तमीजुद्दीन केस में जो जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नर जनरल जो है वो सॉवरेन है। जो लेजिस्लेशन की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, लॉ मेकिंग की जितने भी फर्दर प्रोसीजर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, ना कि गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेशन की कोई पावर नहीं है और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नर जनरल ने अपनी पावर्स की एडिशन की थी। लेजिस्लेशन की पावर्स की एडिशन उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के थ्रू की थी। लेकिन जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं वो सारी जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये काम है कि वो लॉ मेकिंग करेगी और गवर्नर जनरल को प्रोहिबिट किया गया है इन तमाम पावर्स को यूज करने से, यानी कि गवर्नर जनरल इज बैंड फ्रॉम यूजिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू डू लॉ मेकिंग। सो फेडरल कोर्ट ने इस केस को कंक्लूड करते हुए ये कहा कि चूंकि अमेंडमेंट एक्ट 1948 को गवर्नर जनरल की एसेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया था, सो एक्सटेंशन की जो बात हमने कही 31 मार्च 1948 टू 31 मार्च 1949 उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। और चूंकि सेक्शन 92A जो ऐड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वो 31 मार्च 1948 के बाद ऐड किया गया था, सो वो प्रोविजन वैलिड नहीं है। वो उस एक्ट की वो प्रोविजन हमारे पास इनवैलिड है, वो इलीगल है। सो गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सेक्शन 92A के अंडर एक्ट करे और गवर्नर जनरल इस सेक्शन के थ्रू कोई भी अपनी लेजिस्लेशन की पावर्स डिराइव नहीं कर सकता। सो कोर्ट ने ये कहा कि जो सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है और इस एक्ट के थ्रू किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन एपिलेंट्स के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता। सो इनकी जो डिटेंशन है, जो कन्फाइनमेंट है, वो टोटली इलीगल है, यानी कि जो फेडरल कोर्ट है उसने एपिलेंट्स की अपील को एक्सेप्ट कर लिया था और एपिलेंट को आजाद कर दिया था। दे वर ऑर्डर टू बी सेट एट लिबर्टी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन यूसुफ पटेल केस PLD 1955 सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये केस लॉ। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस केस लॉ से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।